नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने मुक्त व्यापार समझौते पर फिर से वार्ता शुरू करने का निर्णय लिया। आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ब्रांड्स को उपभोक्ता तक पहुंचने और उत्पाद खोजे जाने की क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकता है। लद्दाख के हनले में भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी बनाने का कार्य एक ही महीने में पूरा हो जाएगा। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड ने अवसंरचना विकास में तेजी लाने के लिए प्राकृतिक गैस मानदंडों में संशोधन किया और सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से संबंधित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने मुक्त व्यापार समझौते पर फिर से वार्ता शुरू करने का निर्णय लिया। भारत और जीसीसी मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ताओं को औपचारिक रूप से फिर शुरू करेंगे। इसके लिए दोनों पक्ष आवश्यक कानूनी और तकनीकी पूर्व शर्तों को पूरा करने में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं। इससे पहले वर्ष 2006 और वर्ष 2008 में दोनों पक्ष एक व्यापार समझौते पर पहुंचे थे, लेकिन बाद में आगे इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को आधुनिक और व्यापक समझौते का रूप दिया जाना है। इसके दायरे में ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं को लाया जाएगा। इस एफटीए से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और भारत तथा जीसीसी देशों में अधिक सामाजिक और आर्थिक अवसर उपलब्ध होंगे। भारत और जीसीसी संबंधों की बात करें तो ये कई स्तरों पर है। सबसे पहले बात करते हैं सामरिक संबंधों की। खाड़ी देश भारत के निकट पड़ोसी हैं। केवल अरब सागर भारत को इन देशों से अलग करता है और दोनों पक्ष इस क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा स्थापित करना चाहते हैं। वहीं व्यापारिक और आर्थिक दृष्टि से भारत जीसीसी संबंध देखें तो जीसीसी वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार समूह है। वित्त वर्ष 2021-22 में दोनों पक्षों के बीच 154 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का द्विपक्षीय व्यापार दर्ज किया गया था। जीसीसी देश भारत के तेल आयात में लगभग 35% और गैस आयात में 70% का योगदान करते हैं। भारत से जीसीसी सदस्यों को 3 सर्वाधिक निर्यातित मदें हैं: रिफाइंड पेट्रोलियम, आभूषण और चावल। जीसीसी देशों से 3 सर्वाधिक आयातित मदें हैं: कच्चा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस और हीरे। भारत में वैश्विक विप्रेषण का लगभग 50% जीसीसी क्षेत्र से आता है। आपको बता दें कि वर्ष 2021 में भारत विश्व में सर्वाधिक विप्रेषण प्राप्त करने वाला देश था। वहीं डायस्पोरा की दृष्टि से देखें तो जीसीसी के सभी सदस्य देशों में लगभग 6.5 मिलियन भारतीय रह रहे हैं। आपको बता दें कि जीसीसी खाड़ी क्षेत्र के 6 देशों का राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है। ये देश हैं सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। जीसीसी की स्थापना वर्ष 1981 में सऊदी अरब के रियाद में हुई थी। अगली खबर पेपर 2 के टॉपिक स्थानीय प्रशासन से संबंधित है। आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जाएगी। पुलिस आयुक्त प्रणाली स्थापित करने का निर्णय जनसंख्या वृद्धि, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, पर्यटन, बेहतर पुलिस व्यवस्था और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने जैसे विषयों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। ये प्रणाली लागू करने से पहले दंड प्रक्रिया संहिता के नियमों के मुताबिक इन तीनों जिलों को महानगरीय शहर घोषित किया जाएगा। इससे पहले लखनऊ और नोएडा तथा इसके बाद कानपुर और वाराणसी में पुलिस आयुक्त प्रणाली स्थापित की गई है। पुलिस आयुक्त प्रणाली के तहत पुलिस आयुक्त एकीकृत पुलिस कमान संरचना का प्रमुख होता है। वो शहर में पुलिस बल की कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी होता है और राज्य सरकार तथा राज्य पुलिस प्रमुख के प्रति जवाबदेह होता है। कमिश्नर ऑफ पुलिस के पद पर उप निरीक्षक या उससे ऊपर के रैंक वाले अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। उसे विशेष या संयुक्त या अपर उपायुक्तों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे पुलिस अधिकारी के पास निवारक गिरफ्तारी, सीआरपीसी अधिनियम की धारा 144 लागू करने और आवश्यकता के अनुसार कार्रवाई करने की शक्तियां होती हैं। इस पद को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की शक्तियां और कर्तव्य भी प्राप्त होते हैं। ये शक्तियां विनियमन, नियंत्रण और लाइसेंसिंग से संबंधित होती हैं। पुलिस सुधारों पर सुझाव देने के लिए गठित अलग अलग समितियों ने 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली स्थापित करने की सिफारिश की है।
दूसरी प्रणाली है दोहरी कमान प्रणाली। इस प्रणाली के तहत जिले में जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक यानी एसपी शक्तियों और जिम्मेदारियों को साझा करते हैं। डीएम को गिरफ्तारी वारंट और लाइसेंस जारी करने का कार्य सौंपा जाता है, जबकि एसपी के पास अपराध की जांच करने और गिरफ्तारी करने की शक्तियां और जिम्मेदारियां होती हैं। इस व्यवस्था को शक्तियों के केंद्रीकरण को कम करने और जिला स्तर पर पुलिस को डीएम के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए स्थापित किया गया है। अगला टॉपिक है लद्दाख के हनले में भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी बनाने का कार्य 1 महीने में पूरा हो जाएगा। हनले नाइट स्काई सेंचुरी भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद स्थापित कर रहा है। ये चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा होगा। नाइट स्काई सेंचुरी ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे दूरबीनों की स्थापना के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक होगा। ये क्षेत्र में खगोलीय पर्यटन को प्रोत्साहित करेगा। इस तरह ये विज्ञान के माध्यम से स्थानीय पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। ये अवांछित प्रकाश प्रदूषण और रोशनी से रात्रिकालीन आकाश को संरक्षित करेगा, क्योंकि अवांछित प्रकाश प्रदूषण और रोशनी वैज्ञानिक पर्यवेक्षणों और आकाश की प्राकृतिक स्थितियों के लिए गंभीर खतरा है। डार्क स्काई रिजर्व एक ऐसा स्थान होता है जहाँ नीतियों के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाता है कि उस भूखंड या क्षेत्र में कृत्रिम प्रकाश कम से कम पहुँच सके। इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन अलग अलग मानदंडों के आधार पर स्थानों को अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई प्लेस, पार्क, सेंचुरी और रिजर्व के रूप में नामित करता है। ये एसोसिएशन संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है। हनले लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर मानवीय गतिविधियां न के बराबर हैं। बादल रहित आकाश और निम्न वायुमंडलीय जलवाष्प इसे खगोलीय पर्यवेक्षणों के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थलों में से एक बनाते हैं। चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य लद्दाखी चांगथांग पठार में स्थित है। यहाँ विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील सो मोरोरी अवस्थित है। चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई जाने वाली पशु प्रजातियां हैं हिम तेंदुआ, तिब्बती भेड़िया, जंगली याक, भरल और भूरा भालू। और आइए अब आपको बताते हैं कि प्रकाश प्रदूषण पक्षियों और लोगों पर कैसे प्रभाव डालता है। प्रकाश प्रदूषण रात और दिन दोनों समय सक्रिय रहने वाले पक्षियों की कई प्रजातियों को प्रभावित करता है। प्रकाश के कारण टकराव होता है। प्रकाश प्रदूषण की वजह से इमारतों और अन्य निर्मित संरचनाओं से टकराकर लाखों पक्षियों की मौत हो जाती है। इसके अलावा प्रकाश की वजह से दिशा भ्रम होता है। प्रकाश प्रदूषण रात में उड़ने वाले पक्षियों को आकर्षित करता है और उन्हें विचलित करता है। इससे वे प्रकाश वाले क्षेत्रों में ही चक्कर लगाते रहते हैं। इससे उनकी संग्रहित ऊर्जा कम हो जाती है और फिर उनके लिए थकावट, शिकार और घातक टक्कर जैसे खतरे पैदा हो जाते हैं। वहीं जैविक चक्र में बाधा की बात करें तो प्रकाश प्रदूषण पक्षियों के व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है। इससे उनका प्रवास, भोजन की खोज, ध्वन्यात्मक संचार आदि प्रभावित होता है। साथ ही उनका दैनिक और वार्षिक जैविक चक्र भी बाधित होता है। प्रकाश प्रदूषण पारिस्थितिकी तंत्र में भी बाधक है। प्रकाश प्रदूषण न केवल पक्षियों बल्कि अन्य जानवरों और पौधों को भी प्रभावित करता है। इससे मानव स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी प्रकाश प्रदूषित आकाश के नीचे रहती है। प्रकाश प्रदूषण मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। ये नींद संबंधी विकार, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाता है। और अगली खबर डिजिटल कॉमर्स क्षेत्र से संबंधित है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC ब्रांड्स को उपभोक्ता तक पहुंचने और उत्पाद खोजे जाने की क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकता है। पब्लिसिस ग्रुप और डिजिटल इंडिया फाउंडेशन ने डिकोडिंग ONDC पर्सपेक्टिव फॉर मार्केटर्स शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ONDC डिजिटल कॉमर्स में एक नए युग का संकेत दे रहा है। इसका उद्देश्य देश के 75% पिन कोड्स को कवर करना है। 250 मिलियन से ज्यादा खरीदार और 2 मिलियन से अधिक खुदरा विक्रेता ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ उठाएंगे। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स हर भौतिक आउटलेट की बिक्री क्षमता में वृद्धि करेगा। ONDC वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने लॉन्च किया है। इसका लक्ष्य डिजिटल एकाधिकार को नियंत्रित करना है। इसका उद्देश्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन के सभी पहलुओं के लिए ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देना है। ये खरीदारों और विक्रेताओं को डिजिटल रूप से उपस्थित रहने और ओपन नेटवर्क के माध्यम से लेन देन करने में मदद करेगा, चाहे वे किसी भी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हों। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स से डिजिटल एकाधिकार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। इससे ई-कॉमर्स संचालन में मानकता सुनिश्चित होगी। इससे ग्राहकों के खरीद व्यवहार के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त हो सकेगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा डेटा मिलेगा
इससे डेटा एनालिसिस के माध्यम से उपभोक्ताओं की मांग और आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके अलावा खुदरा सामान और फूड से लेकर मोबिलिटी तक ONDC लगभग सभी व्यवसायों में बदलाव लाएगा। हालांकि इसके बावजूद ONDC के समक्ष कई चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे कि UPI के विपरीत ONDC इकोसिस्टम का कार्यान्वयन मुश्किल है। जवाबदेही के मामले में स्थिति स्पष्ट नहीं है। वर्तमान में संतोषजनक सेवा प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म से ग्राहकों को लाना मुश्किल होगा। तो सबसे पहले आइए ये जानते हैं कि ONDC क्या है और क्या नहीं है। ONDC दरअसल एक बाजार और समुदाय के नेतृत्व वाली पहल है। ये एक ओपन नेटवर्क है। ये किसी केंद्रीय मध्यवर्ती की आवश्यकताओं को समाप्त करता है। ये डिजिटल कॉमर्स के व्यापक विस्तार का माध्यम होगा। ये विस्तृत नवाचार को संभव बनाने वाला माध्यम होगा। ONDC कोई भी विनियामक संस्था नहीं है। ये कोई एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म भी नहीं है। ये केंद्रीय मध्यवर्ती नहीं है और ONDC व्यवसाय के डिजिटलीकरण करने का माध्यम भी नहीं है। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक अवसंरचना क्षेत्र से संबंधित है और इसमें हम बात करेंगे ऊर्जा की। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड PNGRB ने अवसंरचना विकास में तेजी लाने के लिए प्राकृतिक गैस मानदंडों में संशोधन किया है। PNGRB ने प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रशुल्क प्राधिकरण और क्षमता विनियमों में संशोधन किए हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य एक राष्ट्र, एक ग्रिड और एक प्रशुल्क लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के दूर दराज क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी और सस्ती दरों पर प्राकृतिक गैस पहुंचाना है। ये संशोधन एकीकृत प्रशुल्क विनियमों के कार्यान्वयन के लिए शुरुआती प्रयासों के रूप में कार्य करेंगे। ये एकीकृत प्रशुल्क विनियमन 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। इन मानदंडों में जो संशोधन किया गया है उसके तहत अलग अलग क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के समग्र हितों की रक्षा के लिए एकीकृत प्रशुल्क जोन्स की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई है। वहीं कंपनी स्तर पर समेकित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रशुल्क लागू किए गए हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत प्रशुल्क प्रणाली लागू करने में भूमिका निभाएंगे। आपको बता दें कि प्राकृतिक गैस गंधहीन होती है। यह हाइड्रोकार्बन का गैसीय मिश्रण है। ये मुख्य रूप से मीथेन से बनी है। भारत विश्व में तरलीकृत प्राकृतिक गैस का चौथा सबसे बड़ा आयातक है। भारत ने वर्ष 2030 तक अपने एनर्जी मिक्स में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को वर्तमान 6% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें शामिल है सिटी गैस नेटवर्क, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम 2006 के तहत PNGRB देश के विशेष भौगोलिक क्षेत्रों में CGD नेटवर्क विकसित करने के लिए कंपनियों को अधिकृत करता है। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना, इसके तहत घरों को और शहरों में परिवहन के लिए स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड का गठन PNGRB अधिनियम 2006 के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित विशेषीकृत गतिविधियों में लगे उपभोक्ताओं और संस्थाओं के हितों की रक्षा करना है। अगली खबर पेपर 2 के टॉपिक केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, विधि और संस्थान आदि से संबंधित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से संबंधित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाहों और LGBTQ+ समुदायों के बीच गठबंधन को विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत कानूनी मान्यता देने से संबंधित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। इससे पहले याचिकाकर्ताओं ने ये कहा था कि ये मुद्दा नवतेज सिंह जौहर और पुट्टास्वामी के फैसलों की एक अगली कड़ी है। पुट्टास्वामी मामले में न्यायालय ने निजता को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया था और वहीं नवतेज सिंह जौहर 2018 मामले में समलैंगिकता को अपराध नहीं माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि LGBTQ+ व्यक्तियों को भी अन्य नागरिकों के समान संविधान द्वारा गारंटीकृत समानता, सम्मान और निजता का अधिकार प्राप्त है। भारत में विवाह संस्था को शासित करने वाला कानूनी ढांचा वर्तमान में LGBTQ+ समुदाय के सदस्यों को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की अनुमति नहीं देता है और इस तरह से ये संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 19(1)(a) सहित अन्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 उन जोड़ों के लिए विवाह का सिविल रूप प्रदान करता है जो अपने वैयक्तिक कानूनों के तहत विवाह नहीं कर सकते हैं। ये कानून 2 अलग अलग धर्मों के लोगों को विवाह करने की अनुमति प्रदान करता है। ये ऐसे विवाह के संपादन और पंजीकरण के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है जहां पति या पत्नी दोनों हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख नहीं हैं। इसके तहत विवाह करने वाले जोड़े को शादी की तिथि से 30 दिन पहले विवाह अधिकारी को निर्धारित दस्तावेजों के साथ एक नोटिस देना होगा।
और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। अलग अलग प्रकार के वोट। टेंडर वोट। जब कोई मतदाता अपना वोट डालने जाता है और उसे पता चलता है कि उसका वोट उसकी पहचान से किसी और ने पहले ही डाल दिया है, तो पीठासीन अधिकारी उस मतदाता को वोट डालने का अधिकार देता है। इसे ही टेंडर वोट कहा जाता है। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति एक टेंडर वोट के माध्यम से किसी भी अन्य मतदाता की तरह वोट डालने का पात्र हो जाता है। दूसरा है चैलेंज्ड वोट। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मतदान बूथ पर राजनीतिक पार्टियों के एजेंट मौजूद होते हैं। इन्हें मतदान एजेंट कहा जाता है। ये एजेंट किसी वोटर के वोट को चैलेंज कर सकते हैं अगर उन्हें ऐसा लगता है कि संबंधित वोटर फर्जी है और वो किसी दूसरे व्यक्ति का वोट डालने आया है। तीसरा है टेस्ट वोट। जब एक मतदाता ये दावा करता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या फिर पेपर ट्रेल मशीन से उसका वोट सही ढंग से दर्ज नहीं किया गया है, तो उसे टेस्ट वोट के रूप में फिर से वोट डालने की अनुमति दी जाती है। इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (IEC). भारत को IEC का उपाध्यक्ष और रणनीतिक प्रबंधन बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। भारत का कार्यकाल वर्ष 2023 से वर्ष 2025 तक होगा। IEC अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करने वाली एक संस्था है। ये संस्था सभी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और संबंधित तकनीकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्रकाशित करती है। रणनीतिक प्रबंधन बोर्ड IEC का एक शीर्ष शासी निकाय है। IEC में भारत के प्रतिनिधित्व ने ये सुनिश्चित किया है कि भारतीय दृष्टिकोण को महत्व दिया जाए। इसके अलावा भारतीय प्रतिनिधित्व ने राष्ट्रीय मानकीकरण प्राथमिकताओं के अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट प्रथाओं के साथ सामंजस्य के लिए अवसर भी उपलब्ध कराए हैं। अगला है इनसाइडर ट्रेडिंग। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अपने मानदंडों में संशोधन किया है। इस संशोधन के माध्यम से म्यूचुअल फंड इकाइयों की खरीद और बिक्री को इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के तहत लाया जा सकेगा। सेबी ने फ्रंट रनिंग को बाजार में हेरफेर करने वाली प्रथा और इनसाइडर ट्रेडिंग के रूप में वर्गीकृत किया है। साथ ही इस तरह की गतिविधियों में शामिल कई फंड हाउसों को दंडित भी किया है। इनसाइडर ट्रेडिंग सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी की प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने का कार्य है। इसमें किसी कंपनी या निगम में कार्य करने वाला या उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के पास उस कंपनी या निगम की प्रतिभूतियों यानी कि शेयरों के अप्रकाशित मूल्य की संवेदनशील जानकारी होती है और वो व्यक्ति उस जानकारी का दुरुपयोग करके उन प्रतिभूतियों या शेयरों का व्यापार करता है। वहीं फ्रंट रनिंग एक बाजार कदाचार है। इसके तहत एक बड़े आगामी शेयर खरीद ऑर्डर के बारे में जानने वाला एक डीलर, व्यापारी या फंड मैनेजर उसी शेयर को एडवांस रूप से थोक में खरीद लेता है। माल और सेवा कर प्रतिपूर्ति। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 17,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इसका भुगतान अप्रैल से जून 2022 की अवधि के लिए बकाया GST प्रतिपूर्ति के रूप में किया गया है। राज्यों को इस प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान 5 वर्ष की अवधि तक किया जाना है। इससे नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को अपनाने से उत्पन्न हुए किसी भी नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। माल और सेवा कर राज्यों को प्रतिपूर्ति अधिनियम GST में शामिल करों से वर्ष 2015-16 में अर्जित कुल राजस्व की तुलना में 14% की सालाना वृद्धि न होने पर राज्यों को मुआवजा जारी करने का प्रावधान करता है। प्रतिपूर्ति की अवधि 1 जुलाई 2017 से शुरू होकर इस वर्ष 30 जून को समाप्त हो गई है। अगला टॉपिक है टोबिन टैक्स। टोबिन टैक्स एक ऐसा कर है जो हाजिर मुद्रा परिवर्तन पर लगाया जाता है। इसका उद्देश्य मुद्रा व्यापार में अल्पकालिक सट्टेबाजी को हतोत्साहित करना है। ये अल्पकालीन पूंजी मुद्रा लेन देन पर आरोपित किया जाता है। ये उन देशों के लिए राजस्व का स्रोत बन जाता है जहां अल्पकालीन पूंजी मुद्रा लेन देन बहुत ज्यादा होता है। नसीम अल बहर अभ्यास 2022। ये भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने 3 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से जोड़ने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए एक आवश्यक आधार का विकास करना है। इसके तहत नागरिक अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता नंबर बना सकते हैं। इससे उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ा जा सकता है। ये कार्ड व्यक्तियों के लिए अलग अलग स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं में स्वास्थ्य रिकॉर्ड के निर्माण को सक्षम बनाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इसका कार्यान्वयन कर रहा है।
और आइए अब बात करते हैं कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटोम ने कुडनकुलम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प की पेशकश की है। इस ईंधन से कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर्स अतिरिक्त 2 वर्षों की अवधि तक निरंतर संचालित होते रहेंगे और उन्हें इस अवधि तक नए ईंधन की जरूरत नहीं होगी। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। ये आयातित प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर यानी PWR तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। ये भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम के स्वामित्व के अधीन है। ये इसका संचालन भी करता है। संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी ने SNA पुरस्कार, वन टाइम SNA अमृत पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सक्रिय कलाकारों को दिए जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। ये संस्कृति मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है। ये देश में निष्पादन कला के क्षेत्र में शीर्ष निकाय है। इसे वर्ष 1953 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य संगीत, नृत्य और नाटक के रूपों में व्यक्त भारतीय संस्कृति की अमूर्त विरासत का संरक्षण और संवर्धन करना है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। देश ने डॉक्टर वर्गीज कुरियन की 101वीं जयंती मनाई। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म केरल में हुआ था। वे एक इंजीनियर और उद्यमी थे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। श्वेत क्रांति ने किसान सहकारी समितियों की एक प्रणाली के माध्यम से देश को डेयरी उत्पादों के आयातक से दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक में बदल दिया है। वो अमूल संस्था के अध्यक्ष और संस्थापक थे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के भी अध्यक्ष थे। उन्हें रेमन मैगसेसे पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उनके व्यक्तिगत मूल्यों से हम दूरदर्शिता और नेतृत्व जैसे मूल्यों की प्रेरणा ले सकते हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।